एक सेकेंड, चैट्स स्पीड कम, ठीक है, स्पीड कम। अच्छा क्लास, हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करें, वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है, वैरायटी ऑफ लाइफ आपका बॉटनी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। वैरायटी ऑफ लाइफ आपका बॉटनी का चैप्टर है। आज हम उसमें एनिमल डिजीजेस पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेनली इस चैप्टर में हमें वायरस पढ़ना है, पूरे चैप्टर में हमें वायरस ही वायरस पढ़ना है। तो हमें वायरस का इंट्रोडक्शन, वायरस की क्लासिफिकेशंस, तो वो तो खैर मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। फिलहाल पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनिमल डिजीजेस, कुछ डिजीजेस पढ़ लेते हैं। आपको भी आती होंगी। अच्छा खैर, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले पोलियोमलाइटिस। पोलियोमलाइटिस एक ऐसी, हाँ हाँ, पोलियोमलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि पोलियो वायरस की वजह से होती है। ठीक है, पोलियो, आपको पता है पैरालिसिस हो जाती है, आपको भी अंदाजा होगा इस बात का। पोलियो वायरस जब हम पे अटैक करते हैं तो हम बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं। अच्छा, तो पोलियोमाइलाइटिस है क्या, उसे देख लीजिए। पोलियोमाइलाइटिस कह लीजिए या पोलियो कह लीजिए शॉर्ट में, इज अ क्रिपलिंग। क्रिपलिंग का मतलब होता है रेंगना, रेंगने वाली, क्योंकि आपको पता है आपकी टांगें खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल वीक रह जाती हैं। सो इज अ क्रिपलिंग और डेडली इन्फेक्शियस डिजीज। डेडली का मतलब जानलेवा, डेडली इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस का मतलब, देखो दो तरह की डिजीज होती हैं, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा। हमारे पास जो डिजीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। अब फिर ये मत कहना कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जैसे जैसे मैं लिखता रहूँ। देखिए, एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि पैथोजिन की वजह से होती हैं। ठीक है, पैथोजिन की वजह से। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ लीजिए आसान भाषा में, जो हमें नुकसान देते हैं, जैसे टीबी का जरासीम, कोरोना और पोलियो का वायरस। तो वायरस, बैक्टीरिया, कुछ फफूंदी, फंगस, ये सब आ जाता है किसके अंदर, पैथोजेंस के अंदर। तो वो बीमारियां जो किसी पैथोजन की वजह से हो रही हैं उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। अच्छा, दूसरी डिजीज कौन सी होती है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होती, किसी पैथोजन की वजह से नहीं होती। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस। अच्छा सर, आपकी आवाज़ भाई बहुत स्लो, बेटा आपने वॉल्यूम कम खोला हुआ होगा ना, मैं थोड़ा तेज़ बोल देता हूँ। बेटा, इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि किसी पैथोजन की वजह से हो रही होती हैं, पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कह लीजिए सिंपल। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि किसी पैथोजन की वजह से नहीं होती। बेटा, पैथोजन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम आसान भाषा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे पैथोजेंस हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, तो ब्लड प्रेशर किसी वायरस बैक्टीरिया की वजह से हाई नहीं होता। या किसी को शुगर हो गई, तो किसी को अगर शुगर होती है तो वो किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से नहीं हो जाती। तो ये सारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं, ठीक है। लेकिन पोलियो कब होता है? जब पोलियो का वायरस आपको अटैक करता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज हो गई। तो जो डिजीज किसी वायरस बैक्टीरिया की वजह से होती है उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज। और जो इनकी वजह से नहीं होती उसे हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब ये तो आपको पता लग गया पैथोजन की वजह से नहीं हो रही, तो किसकी वजह से हो सकती हैं? भाई फॉर एग्जांपल, मैंने सिगरेट पी पी के अपना दिल खराब कर लिया, आई बात समझ में? अब सिगरेट से कोई ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, तो वो ये भी हो सकता है। हो सकता है मैंने इतनी कोल्ड ड्रिंक पी, इतनी कोल्ड ड्रिंक पी कि मेरा लिवर ही खराब हो गया, या मेरा पेनक्रियास खराब हो गया, तो मुझे शुगर हो गई। ठीक है, तो इसे हम क्लियर कर देते हैं पहले, अब आगे चलते हैं। अच्छा, फिर वो आपसे क्या कह रहा है, तो पोलियो मिलाइटिस और पोलियो इज ए क्रिपलिंग, रेंगने वाली बीमारी है, एंड डेडली, मतलब कि जानलेवा, इन्फेक्शियस डिजीज जो किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होगी। अच्छा याद रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ वायरस से होने वाली बीमारियां पढ़नी है, वायरल इन्फेक्शन बस। सो इन्फेक्शियस डिजीजेस डेट कैन बी इन्वेड,
डेट कैन बी इन्वेड का मतलब, जो इन्वेड का मतलब बॉडी के अंदर आना, डेट कैन बी इन्वेड इन्फेक्टेड पर्सन ब्रेन। वो कह रहा है कि वो उस पर्सन के, जो बीमार हो चुका है, उस पर्सन के ब्रेन तक घुस जाता है, और ब्रेन तक घुसने के बाद वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और फिर उसे पैरालाइज कर देता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड वो नर्व्स होती हैं, वो एक लाइनिंग होती है जो कि आपके वर्टेबल कॉलम के अंदर से जा रही होती है। तो पहले वायरस आपके इंटर होता है कहाँ पे, माउथ से। माउथ से इंटर होने के बाद ये फिर आपके ब्रेन के अंदर और आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाता है, और जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाता है तो फिर आपकी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज का मतलब माजूरी, आसान अल्फाजों में। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कॉजेटिव एजेंट। ये आपको पता है, कॉजेटिव एजेंट का मतलब है कि किसकी वजह से हो रहा है ये काम। तो ये किसकी वजह से होता है, ये पोलियो वायरस की वजह से होता है। फिर उसके बाद आ जाइए पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है कि बॉडी काम कैसे कर रही है, मैकेनिज्म क्या है, बॉडी के अंदर बीमारी कैसे फैल रही है। बेटा चैप्टर नंबर 5 है राफिया। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है वो बीमारी हमारी बॉडी के अंदर फैल कैसे रही है, तो ये सब आपको पता है। देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। वायरस इंटर्स द बॉडी, वायरस बॉडी के अंदर इंटर होता है थ्रू माउथ। माउथ के जरिए जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं या पानी पीते हैं तो आपके माउथ से वो वायरस एंटर हो गया, पोलियो वायरस। और कहाँ चला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, आपका मैदा, आते हैं, ये पूरा सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। जाहिर बात है जब आप कोई चीज़ मुंह से खाओगे तो वो मैदे में ही जाएगी। तो वायरस आपकी माउथ सेंटर होता है, माउथ सेंटर होने के बाद एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। अब एलिमेंट्री कैनाल से वो आपके नर्वस सिस्टम में जाता है। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और वहां पे जाने के बाद आपकी नर्व्स को इफेक्ट करता है। और जब आपकी नर्व्स को इफेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व निकल रही है जो मेरे हाथ में आ रही है, हाथ तक आ रही है। अब जब वो नर्व ही डैमेज हो जाएगी तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा। जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा तो मेरी बॉडी ब्रेन के सिग्नल्स रिसीव ही नहीं कर पाएगी। कैसे करेगी, खुद सोचो। मैं दोबारा बताता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक डायग्राम बनाएं यहाँ पे, भाई ये रहा आपका भेजा, ये तो हो गया आपका भेजा। जस्ट सपोज समझ लीजिए आपका भेजा है भी ऐसे किसी काम का तो है नहीं वो। अच्छा, ये आपका हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये तो था आपका भेजा, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ये इसमें से एक रग निकल के आ रही है मेरे हाथ के अंदर। ठीक है, अब खुद सोचो, अगर ये वाली रग ही डैमेज हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली रग ही डैमेज हो गई, जब ये रग ही डैमेज हो जाएगी तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मेरे हाथ तक मैसेज कैसे पहुंचाएगा। मेरे हाथ को पता ही नहीं होगा मेरे हाथ ने करना क्या है, तो मेरा हाथ मूव थोड़ी होगा, कनेक्शन ही खत्म हो गया, तो मेरा हाथ जो है वो माजूर हो जाएगा। या अगर पाँव वाले कनेक्शन के अंदर कोई मसला हो गया तो पाँव माजूर हो जाएगा। तो जब आपकी रगें खत्म हो जाएंगी, आपकी रगें डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो आप जो है उस पार्ट को मूव ही नहीं कर सकते। तो वो यही कह रहा है, इट माइग्रेट्स नर्वस सिस्टम, वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। वहां पे जाने के बाद आपकी नर्व सेल्स को खत्म कर देता है, इफेक्ट कर देता है, नर्व्स को खत्म कर देता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, पैरालिसिस, मतलब माजूरी। ज्यादातर ये जो माजूरी होती है ना वो पाँवों में होती है। आप मैसेजेस इतने करते हैं, एक बार दोबारा बताते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बता रहा हूँ। बेटा मैंने बताया कि वायरस क्या होता है, वायरस मुंह के जरिए अंदर होता है। मुंह के जरिए अंदर आने के बाद जाहिर है जब आप कोई चीज़ खाएंगे या पानी पिएंगे, तो अगर आपने ख़राब पानी पी लिया जिसमें वायरस था, या आपने ख़राब खाना खा लिया जिसके अंदर वायरस था, अब वो वायरस आपके माउथ से एंटर हो गया। अब खाना कहाँ जाता है आगे, मैदे के अंदर। वो जहरी बात है, मैदे में जाएगा, फिर आंतों में जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि वायरस इंटर्स द बॉडी थ्रू माउथ, माउथ के बाद रीचेस द एलिमेंट्री कैनाल, फिर उसके बाद वो एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, इसे हम एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं। तो फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, अब एलिमेंट्री कैनाल से वो कहाँ पे माइग्रेट कर जाता है, वो नर्वस सिस्टम तक माइग्रेट कर जाता है। माइग्रेट का मतलब चले जाना, पहुंच जाना। तो कहाँ चला जाता है, नर्वस सिस्टम तक चला जाता है। नर्वस सिस्टम का मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जब वो वहां चला जाता है तो नर्व्स को डैमेज करता है। जब वो डैमेज कर देता है नर्व्स को, तो आप
आपकी बॉडी के अंदर पैरालिसिस हो जाती है। पैरालिसिस का मतलब माजूरी, कितनी दफा तो बता दिया मेरे बच्चों। खैर, अब आ जाइए ट्रीटमेंट के ऊपर। देखें, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें ना, तो पोलियो, अगर आपको पोलियो हो चुका है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पोलियो का अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं है कि पोलियो का हम ट्रीटमेंट निकाल सकें। अभी तक कोई पोलियो का ट्रीटमेंट नहीं है जिससे पोलियो सही हो जाए। हम सिर्फ पोलियो होने से बचा सकते हैं, पोलियो की वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो अगर हम पोलियो की वैक्सीनेशन करते हैं तो फिर हो सकता है पोलियो ना हो। अच्छा, एक और मजे की बात है कि पोलियो का जो वायरस है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्टिवेट होता है। -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो ही पोलियो का वायरस एक्टिवेट होता है, वरना पोलियो का वायरस एक्टिवेट नहीं होता। वैक्सीनेशन आती हैं बहुत सारी, वो वैक्सीनेशन हम इंजेक्शंस की फॉर्म में भी लगाते हैं, ओरली ड्रॉप्स भी दे रहे होते हैं, जिससे आप पोलियो को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट नहीं है। चैट्स, फिर चैट्स, नहीं ना बेटा, सारी नर्व्स को डैमेज नहीं करता। उन नर्व्स को डैमेज करता है जहाँ जहाँ वो पहुँचता है। ज़्यादातर जो है ना वो लोअर पार्ट्स की नर्व्स को डैमेज करता है, मीन्स के पाँवों की, जो भी लोअर पार्ट्स है ना बॉडी के, जो भी नीचे के हिस्से में आ रहे हैं, उन सारे ऑर्गन्स को ज़्यादातर वो डैमेज कर देता है। अभी मैं डायग्राम से भी दिखा देता हूँ। हाथों को भी करता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता। ज़्यादा इफेक्ट जो है ना इसका लोअर रीजन पे, पाँवों को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर आप डायग्राम से देखें तो कुछ इस तरह की बॉडी हो जाती है, बॉडी सही से मूव नहीं कर पाती, ये हालत हो जाती है कुछ। हाथ तो यूजुअली इतना इफेक्टेड नहीं होते, लेकिन पाँवों के अंदर जान ही नहीं होती है, वो बिल्कुल से वीक रह जाते हैं, पाँव मुड़ने शुरू हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ज़्यादातर मसला पाँवों में होता है। और उसके बाद वेटिंग पे अभी भी लोग हैं, ठीक है, इंटर कर देते हैं। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। पोलियो के बाद आपके पास अगली बीमारी है फ्लू। पोलियो में मेरे ख्याल से कोई इशू तो नहीं होगा आपको। पोलियो एक आसान सी डिजीज थी, बिल्कुल आसान सी, बच्चों वाली। फ्लू आपसे क्या कह रहा है? अब वायरल इलनेस, एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, मार्क्ड बाय स्पेशली रेस्पिरेटरी और इंटेस्टिनल सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या है? आपको सांस से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, आपकी सांस खराब होने लग जाएगी, सांस सही से नहीं आएगी। इंटेस्टिनल का मतलब है जो भी खाने से रिलेटेड सिम्टम्स है ना, जैसे उल्टी आएंगी या भूख नहीं लगेगी, तो ये सारे इंटेस्टिनल सिम्टम्स हैं। दोबारा बता रहा हूँ, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो कि हमारे फेफड़ों से रिलेटेड होते हैं, लंग से रिलेटेड होते हैं। इंटेस्टिनल सिस्टम्स सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो कि हमारी डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, खाने के निज़ाम हजम से रिलेटेड होते हैं, उसे हम कहते हैं इंटेस्टिनल सिस्टम्स। जैसे खाना हजम नहीं हो रहा, या स्टमक में गैस हो रही है, या सीना जल रहा है, या वोमिटिंग हो रही है, नौसिया मतली हो रही है, ये सब इंटेस्टिनल सिम्टम्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में क्या है? नाक बह रही है, सांस सही से नहीं आ रही, सीने में खड़खड़ाहट हो रही है, दीज आर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। अच्छा, फिर अभी भी स्टिल नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। फ्लू के बाद आ जाइए कॉजेटिव एजेंट के ऊपर, कि होता किसकी वजह से। तो पोलियो वायरस किसकी वजह से हो रहा था? पोलियो किसकी वजह से हो रहा था? पोलियो वायरस की वजह से। फ्लू किसकी वजह से होता है? फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। फ्लू आपके पास इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। अब आ जाइए कंट्रोल के ऊपर। आ, देखें, इसकी हम वैक्सीनेशन नहीं बनाते। असल में कोई एक वायरस नहीं है, जैसे पोलियो का तो एक सिंगल वायरस है, पोलियो वायरस एक ही तरह का होता है, और अगर हम उसकी वैक्सीनेशन बॉडी में दे दें तो फिर उससे कोई खतरा हमें नहीं रहता फिर। लेकिन यहाँ पे मसला ये है, यहाँ पे मसला ये है कि फ्लू किसी एक वायरस की वजह से नहीं हो रहा, हजारों सैकड़ों ऐसे वायरसेस हैं जिनकी वजह से फ्लू हो रहा है। ठीक है, तो आप कितनी फ्लू वायरस की वजह से वैक्सीनेशन दोगे? भाई आप एक के लिए दे दोगे, आप दो के लिए दे दोगे, मतलब उसकी फैमिली के इतने सारे लोग हैं जो कि फ्लू वायरस को कॉज कर रहे हैं। मतलब फ्लू वायरस हमें एक से ज़्यादा वायरसेस की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसकी वैक्सीनेशन बना ही नहीं सकते। आप भाई फॉर एग्जांपल 100 तरह के होते हैं फ्लू वायरसेस, अब 100 निडल तो नहीं घुसेड़ेंगे ना आपकी बॉडी में। अगर एक ही तरह का फ्लू वायरस होता तो जाहिर बात है हम उसे कॉम्पनसेट कर लेते, या 2 तरह के होते या 3 तरह के होते। तो जैसे हेपेटाइटिस है, चलो हेपेटाइटिस जो है वो A B C, नॉर्मली 3 तरह के ही होते हैं तो और भी 6 होते हैं वैसे टोटल, नॉर्मली 3 तरह के ही होते हैं, तो हम तीनों की वैक्सीनेशन दे सकते हैं।
अब फ्लू वायरसेस इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा टाइप्स के हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम इसकी वैक्सीनेशन तैयार कर ही नहीं सकते। कर भी लेते हैं 200 से ऊपर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ये फ्लू कॉज कर रहे हैं। तो आप बॉडी के अंदर कितनी निडल्स लगाओगे, कितनी वैक्सीनेशन लगाओगे बॉडी के अंदर? आपको हर रोज वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी फिर अपनी। तो इसकी वैक्सीनेशन नहीं होती। और दूसरी बात, इसकी वैक्सीन पे हम इतना ध्यान भी इसलिए नहीं देते क्योंकि फ्लू एक आम नज़ला है। नज़ला होता है, नज़ला 7 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में ठीक हो जाता है, उसके बाद हमें ज़रूरत ही नहीं है। या तो एक होती है ना जानलेवा बीमारी, तो फ्लू की वजह से इतनी ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से भी हमने इसकी वैक्सीनेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया है अभी तक। तो एक आम सी बीमारी है, सिंपल सी मेडिसिन लेते हैं सही हो जाता है, मेडिसिन नहीं भी लेते तो भी ठीक हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मीजल्स एंड मम्स के ऊपर। मीजल्स एंड मम्स को अगर हम देखें तो ये दो अलग अलग बीमारी है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। मीजल्स क्या होती है? मीजल्स में पूरी बॉडी जो है ना रेड हो जाती है बिल्कुल, उसमें ना रैशेस पड़ जाते हैं, बारीक 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 बारीक। डायग्राम अगर मुझे मिलती तो मैं दिखा देता हूँ अभी। तो आपसे क्या कह रहा है? मीजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। मीजल्स है वो एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है, ठीक है, जो कि क्या कॉज कर रही है? जो कि क्या कॉज कर रही है? फीवर कॉज कर रही है और रेड रैशेस कॉज कर रही है। रेड रैशेस क्या है? पूरी बॉडी के ऊपर लाल 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 बारीक 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 आपके ना दाने बनने शुरू हो जाएंगे, जिसे हम रेड रैशेस कह रहे हैं। ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है? टिपिकली अकरिंग इन चाइल्डहुड। ज्यादातर ये कब होता है? बचपन के दौरान में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करें मीजल्स और मम्स की, तो मुझे अभी मीजल्स और मम्स वाला वायरस इतना ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से। लेकिन अगर बच्चे हैं तो उनको वो ज़्यादा आसानी से अटैक करेगा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, कुव्वत मुदाफ़ियत उनकी कम होती है, वायरस से वो लड़ लेते हैं। अच्छा, मम्स क्या है? मम्स एक कंटेजियस डिजीज है। कंटेजियस डिजीज का मतलब क्या है? एक फैलने वाली बीमारी। सो एक कंटेजियस वायरल डिजीज है जो कि क्या कर रही है? स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स इन द फेस। पैरोटिड ग्लैंड्स आपके गले के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। ये भी मैं आपको डायग्राम से दिखा भी देता हूँ कि पैरोटिड ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो वो ग्लैंड सूज जाते हैं, तो आपका चेहरा एकदम से जो है ना वो भारी सा हो जाता है बिल्कुल ही, मतलब सेहतमंद वाला नहीं, आप वो एक अलग से एक तरफ से चेहरा बिल्कुल भारी हो जाता है। अभी मैं पहले डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये तो आपकी बॉडी में पैरोइड ग्लैंड्स होते हैं। वो पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं वो जब स्वेल हो जाते हैं तो आपका बॉडी ऐसे नजर आती है। ये एक वो बच्चा है जिसकी हमने पहले पिक्चर ली थी, ठीक है, जब इसे मम्स नहीं हुए थे। और जब इसे मम्स हो गए तो फिर इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप सर? सारी नहीं बेटा, इसी तरह से ये देखिए, ये मीजल्स है। पूरी बॉडी पे बारीक 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 रैशेज हो जाते हैं, इतने ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। ये आपको अभी भी कम लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा होते हैं ये फिर भी शुरू की बीमारी है, वरना तो ये अभी तो वफे वफे से है ना। कंटेजियस का मतलब बेटा जो एक एक से दूसरे पर्सन में फैल सके। अच्छा, फिर आ जाइए कॉजेटिव एजेंट के ऊपर। कॉजेटिव एजेंट, अच्छा, पोलियो वायरस। पोलियो किसकी वजह से हो रहा था? पोलियो वायरस की वजह से। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद हमने फ्लू पढ़ा। फ्लू किसकी वजह से हो रहा था? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। इसी तरह से मीजल्स और मम्स, ये किसकी वजह से होते हैं? पैरा माइक्सो वायरस की वजह से। तो ये नाम तो जाहिर है आपने याद करने पड़ेंगे। कंट्रोल वैक्सीनेशन है। इसकी वैक्सीनेशन लगती है बॉडी के अंदर जब आप 9 महीने के होते हैं ना। तो अगर आपने अपने घर में कोई बेबी भी हुआ है तो आप उसका वैक्सीनेशन कार्ड देखना। किसी भी हॉस्पिटल में, जिस भी हॉस्पिटल में वो पैदा होता है ना, तो उसका एक वैक्सीनेशन कार्ड बनता है। 9वें महीने के अंदर ये वैक्सीन लगती है, MMR के नाम से आती है मार्केट के अंदर। ये वैक्सीन है MMR, मीजल्स मम्स एंड रुबेला वायरस वैक्सीन कहलाती है ये। तो ये हम दे रहे होते हैं तकरीबन 9 मंथ का जब बेबी हो जाता है ना तब देते हैं। फिर उसके बाद एक और डोज लगती है तकरीबन 12 महीने बाद या 15 महीने बाद। इस तरह से करके इसकी 2-3 डोजेस लग रही होती हैं। बेटे पैरोटिड ग्लैंड्स गले में होते हैं ना, वो सूज जाते हैं। अब पैरोटिड ग्लैंड्स मैं आपको दिखा दूंगा, ये कर सकता हूँ अगली क्लास में मैं आपके लिए आपको दिखा दूंगा। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक और बीमारी है जिसे हम कहते हैं रेबीज। ठीक है, रेबीज को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा।
रेबीज आपसे क्या कहती है? तो एक सेकंड। अच्छा, रेबीज, हाँ। रेबीज आपसे क्या कहती है? देखें, रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कि कुत्ते के काटने से होती है। तो एक बात तो यहाँ पे आप ये नोट कर लो कि सिर्फ डॉग के काटने से नहीं होती, ये जंगली बिल्लियों के काटने की वजह से भी होती है, ये चिमगादड़ के काटने से भी होती है, ये फॉक्स के काटने से भी होती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको कुत्ता काट लेता है तो आपको रेबीज हो जाती है। ये जो है ना, वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकती है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक आपके पास क्या है? एक आपके पास तो वाइल्ड डॉग है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है? जंगली बिल्लियां हैं, ठीक है। तीसरा आपके पास क्या है? लोमड़ी है। लोमड़ी भी अगर आपको काट ले तो आपको रेबीज हो सकती है। इसके अलावा चिमगादड़ भी अगर आपको काट लेता है तो भी आपको रेबीज हो सकती है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। बेटा, पैरामाइक्सो वायरस की डिजीज हमारे माउथ से ही इंटर होता है ना वो। तो हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं, हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पैरामाइक्सो वायरस। तो वो पैरामाइक्सो वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। जब वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा तो जहरी बात है, हमें नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। बेटा, 14 इंजेक्शन पहले लगते थे, अब 14 नहीं लगते, अब तो कम में भी काम हो जाता है। तो रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कि कुत्ते के काटने से, फॉक्स के काटने से, मतलब लोमड़ी के काटने से, बिल्लियों के काटने से, या चमगादड़ के काटने से, इन सब के काटने से होती है। ज़्यादातर कुत्ते ही काटते हैं, तो इसलिए हम डॉग्स को ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। और हर तरह के डॉग के काटने से नहीं होते। अगर मैं आपको पहचान बताऊं ना, तो अगर आप किसी डॉगी को देखें और उसकी जबान बाहर हो प्लस उसकी राल टपक रही हो, अगर आप उस कुत्ते की राल देखें ना, तो उसकी अगर राल टपक रही है तो समझ जाएगा कि उसके अंदर रेबीज वायरस है। देखो, कुत्ते के काटने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर रेबीज वायरस आएगा, और रेबीज वायरस आएगा तो आप बीमार होगे। अब एक कुत्ते के अंदर अगर रेबीज वायरस है ही नहीं, जब उसके अंदर वो रेबीज वायरस होगा ही नहीं, तो आप अगर वो आपको काट भी लेना कुत्ता, तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आपकी बॉडी में रेबीज वायरस तो आया ही नहीं। हाँ, एक जख्म बन जाएगा, उसे हम बिल्कुल ट्रीट करेंगे, ठीक है। बेटा, स्क्रीन इसलिए शो नहीं हो रही है, आपने मेरे ख्याल से ज्वाइन स्क्रीन पे क्लिक नहीं किया होगा, या एक दफ़ा दोबारा लॉगिन हो जाओ, शायद सही हो जाए। तो ज़रूरी नहीं कि हर कुत्ते के काटने से रेबीज हो, सिर्फ उसी कुत्ते के काटने से रेबीज होगी जिसके अंदर वो रेबीज वायरस होगा, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं ज़रा जल्दी से। रेबीज होती क्या है? इट्स अ कंटेजियस डिजीज एंड फैटल डिजीज। कंटेजियस का मतलब बता चुका हूँ, जो कि फैल सके। फेटल का मतलब होता है जिससे डेथ हो जाए। फेटल डिजीज जो आपको डेथ की तरफ ले जाए। अगर रेबीज आपने ट्रीट नहीं किया, आपकी डेथ हो जाएगी। तो फेटल डिजीज है विच कॉज मैडनेस। आप पागल हो जाते हो जब आपको कुत्ता काट लेता है, तो आप पागल हो जाते हो, क्योंकि ये जो रेबीज का जरासीम है ना, ये भी कहाँ पे जाके अटैक करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे, ज्यादातर ये ब्रेन पे अटैक करता है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या कॉज करता है? मैडनेस कॉज करता है। इसके अलावा कन्वर्जेंस कॉज करता है। अब कन्वर्जेंस क्या है? बेटा, कन्वर्जेंस हम झटके लगने को कहते हैं। बॉडी में झटके लगने शुरू हो जाते हैं, और जैसे एपिलेप्सी का मरीज होता है ना, बॉडी हिल रही होती है कंटिन्यूसली, तो उनको हम कन्वर्जेंस कहते हैं, झटके पड़ते हैं बॉडी के अंदर। सो इट इज़ अ कंटेजियस, फैलने वाली बीमारी है। फेटल, जिसकी वजह से डेथ हो जाए। विच कॉजेज मैडनेस, पागलपन। और कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब झटके इन द बॉडी। सो रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा है, फैलने वाली है, जिसकी वजह से आप पागल हो जाते हो और आपको झटके पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। ये काटते ही नहीं पड़ते। जब कुत्ता आपको काट लेता है और उस कुत्ते के अंदर अगर रेबीज है, तो 21 दिन के बाद आपको ये सब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस बीमारी को हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें पानी से डर लगता है, ठीक है। तो जब आपको कुत्ता काट लेता है तो आपको पानी से भी डर लगता है, आपको पागलपन भी सवार हो जाता है, आपको झटके भी पड़ते हैं। ऐसा होता है तकरीबन 21 दिन के अंदर। अब मैं और आगे चलते हैं। कॉजेवेटिव एजेंट आपको पता है किसकी वजह से हो रहा है? रेब्डो वायरस की वजह से हो रहा है रेबीज। तो कुत्ते के अंदर, उसकी सलाइवा के अंदर एक वायरस होता है जिसे हम कहते हैं रेब्डो वायरस। उस रेब्डो वायरस की वजह से हमें जो बीमारी होती है, जिसे हम किसका नाम देते हैं? रेबीज।
जी क्या कह रहे हैं आप सर, क्यों डर लगता है, क्यों डर लगता है? बेटा देखो, आपको पता है ना कि ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, आप पागल हो गए हो। अब मुझे तो पानी से डर लगेगा नहीं, क्योंकि भाई मेरा दिमाग बिल्कुल सेट है। अब जिसका दिमाग खराब होगा उसी को डर लगेगा ना पानी से। अब आपको पता है, आपको मैडनेस हो रही है, आपको झटके पड़ रहे हैं, आपका ब्रेन बिल्कुल डेलिकेट हो चुका है, आपका ब्रेन खराबी की तरफ जा रहा है। जब आपका ब्रेन खराबी की तरफ जाएगा तो आप हर एक चीज से डरोगे बिला वजह। आपको वो चीज कुछ भी नहीं होगी, लेकिन आपको उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा। तो वो तो आपका ब्रेन खराब हो चुका है ना इस वजह से। वो ऐसा लगेगा कि पानी सारा एकदम से आ जाएगा, आप बह जाओगे। तो उसको अजीब अजीब फीलिंग्स आ रही होती हैं, इस वजह से उन्हें डर लगता है। तो अब क्या लिखा हुआ है कॉजेटिव एजेंट में भी देख लो। वायरसेस आर ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ मैन। वो कह रहा है कि वायरस ट्रांसफर होते हैं मैन की बॉडी में, ऐसा नहीं है वुमेन की बॉडी में भी होते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिख दिया उन्होंने। तो वायरस बॉडी में ट्रांसफर होते हैं मैन की, ठीक है। कब होते हैं? बाय बाइटिंग द मैड डॉग, जब आपको एक पागल कुत्ता काट ले। बेटा आपकी कजन को काटा था, वो बिल्कुल ठीक है, तो मैंने अभी यही तो बताया कि जरूरी नहीं है कि हर कुत्ते के अंदर रेबीज वायरस हो। अगर एक कुत्ते के अंदर रेबीज वायरस है, जभी तो भाई आपको कुत्ता काट रहा है, ठीक है। अब उसके सलाइवा के अंदर, थूक के अंदर जो कुछ होगा वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब अगर उसकी सलाइवा के अंदर कुछ है ही नहीं, उसके सलाइवा के अंदर रेबीज वायरस है ही नहीं, तो अगर आपको कुत्ता काट भी लेता है तो आपकी बॉडी के अंदर रेबीज आया ही नहीं, क्योंकि वो कुत्ता नॉर्मल था। आई बात समझ में? तो इस वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम एहतियातन ट्रीटमेंट तो कर रहे होते हैं, हम वैक्सीनेशन देते हैं जब कुत्ता काट लेता है। तो हो सकता है आपको ऐसे डॉग ने नहीं काटा हो जो पागल हो। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द वायरसेस आर प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ एनिमल। वो कह रहा है कि ये वायरस कहाँ प्रेजेंट होता है? एनिमल के सलाइवा के अंदर। इसीलिए जब भी वो अपने दांत आपकी बॉडी के अंदर घुसेड़ता है, तो जहरी बात है दांतों के साथ सलाइवा भी चला जाता है, सलाइवा जाएगा तो वायरस भी जाएगा। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट को देखें या कंट्रोल को देखें, तो वैक्सीनेशन है। और हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें रेबीज है या नहीं? बेटा मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता लगता यूजुअली कि बॉडी के अंदर रेबीज है या नहीं। अब तो खैर टेस्ट हो जाते हैं, उस टेस्ट के अंदर आ जाता है। अगर अगर आपको एक ऐसे कुत्ते ने काटा होता है जिसके अंदर रेबीज है, तो आपको ब्लड टेस्ट में आ जाता है रेबीज वायरस, ठीक है। लेकिन एहतियातन एहतियातन हम ट्रीटमेंट पूरा करते हैं, सही है। हम ट्रीटमेंट पूरा करते हैं, तो आपको कोई भी कुत्ता काटता है तो हम इंजेक्शन तो लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, तो अब कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि नहीं भी लगा रहे होते, तो वो ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। अगर रेबीज वायरस होता है तो ब्लड के अंदर हमें रेबीज वायरस मिल जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई हाँ, इलाज तो अब लाजमी है। और अगर नहीं मिलता तो फिर हम जख्म को ट्रीट करके छोड़ देते हैं। आई बात समझ में? तो नहीं भी होता तो ट्रीटमेंट हम एहतियातन कर रहे होते हैं। बेटा पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, इतने सवाल करते हैं आप लोग, पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, ठीक है। अब कुछ फिर 10 लगने लगे, अब 7 लगते हैं। अगर इन्फेक्शन इतना खराब नहीं होता, अगर हम एहतियातन करवा रहे हैं काम, तो फिर 3 से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो अलग अलग हॉस्पिटल्स का अलग अलग क्राइटेरिया है, और डिपेंड करता है कि रेबीज आपकी बॉडी में आया है या नहीं आया। तो अगर हम एहतियातन इंजेक्शन लगा रहे हैं तो फिर हम कम पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर रेबीज है तो फिर कम से कम 7 इंजेक्शन अब तो लगते ही लगते हैं। अच्छा, दूसरी बात, रेबीज की वैक्सीनेशन हम पहले नहीं करते। रेबीज की वैक्सीनेशन हम पहले नहीं करते। बेटा फिर आप वही कह रहे हैं कि 4 लगे थे, मैंने अभी आपको पूरी कहानी तो सुनाई। मैंने कहा कि पहले 14 लगते थे, फिर उसके बाद हम 10 पे आ गए, अब हम 7 पे आ गए। अगर बॉडी के अंदर रेबीज नहीं मिलता तो हम 3 भी लगा देते हैं, 4 भी लगा देते हैं, मैंने सब तो बताया आपको। अब वो डिपेंड कर रहा है ना कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो वैक्सीनेशन होती है, सलाम वालेकुम, इसकी जो वैक्सीनेशन होती है वो हम कुत्ते के काटने के बाद करते हैं, कुत्ते के काटने से पहले नहीं करते। अब ऐसा क्यों करते हैं? जबकि देखो पोलियो वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है, उससे पहले हम वैक्सीनेशन करते हैं। ऐसे ही ना, हम इंतजार तो नहीं करते कि पोलियो वायरस हमारी बॉडी के अंदर आएगा, जब आएगा तो ही हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। उसकी वजह क्या है? आप खाना खा रहे हो, आपके खाने के अंदर पोलियो वायरस आ गया, आपको पता ही नहीं लगेगा कि पोलियो वायरस आया है या नहीं आया। लेकिन अगर आपकी बॉडी में रेबीज वायरस आया है, रेब्डो वायरस आया है,
तो आपको पता लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको कुत्ता काटेगा, डॉग काटेगा, जब भी आपकी बॉडी में रेप्टो वायरस आएगा। अगर वो काटेगा ही नहीं तो आपकी बॉडी में रेप्टो वायरस आएगा कहाँ से? तो पोलियो वायरस कब आ रहा है, मीजल्स मम्स वायरस आपकी बॉडी में कब आ रहे हैं, पैरामेक्सो वायरस आपकी बॉडी में कब आ रहा है, आपको पता ही नहीं लगेगा। जब आपको पता ही नहीं लगेगा ये कब आए, तो आपको पहले से ही वैक्सीनेशन करके रखनी है बॉडी की। लेकिन रेबीज वायरस आपकी बॉडी में कब आएगा ये आपको पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कुत्ता काटेगा जब ही आपको ये वायरस होगा, उससे पहले तो होगा नहीं। आई समझ में? अगर पोलियो वायरस भी किसी काटने की वजह से हो रहा था, किसी चीज के काटने की वजह से, तो उसकी भी वैक्सीनेशन हम बाद में कर सकते थे। तो क्योंकि ये हमें पता लग जाता है हमारी बॉडी में आ चुका है अब, तो अब हम जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब दूसरी बात, ये ट्रीटमेंट होने में तकरीबन 21 दिन लगते हैं। मतलब 21 दिन के अंदर, फॉर एग्जांपल मुझे कुत्ते ने काट लिया है, तकरीबन 21 दिन के अंदर ये जरासीम जो है ना वो दिमाग तक पहुंच जाता है। तो आपके पास 21 दिन का टाइम होता है कि आप पेशेंट को ठीक कर लो। अगर 21 दिन के अंदर अंदर आपने पेशेंट को ठीक कर लिया तो फिर आपको रेबीज नहीं होती, और अगर 21 दिन के अंदर आप ठीक नहीं कर सके तो आप पैरालाइज हो जाते हो। आई बात समझ में? सर अगर हमारे में रेबीज ना हो और ट्रीटमेंट कर दें डॉक्टर, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा आपको, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा हम करवाते भी हैं कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डॉग ट्रेनर की बात करें, ठीक है, अब देखो मुझे एक डॉग काट रहा है, इसके चांसेस कम है। मुझे अगर कोई डॉग काट ले, मुझे अगर कुत्ता काट ले, इसके चांसेस कम है। लेकिन जो पूरा दिन रहता ही कुत्तों के अंदर है, उसकी ट्रेनिंग करता है, सब कुछ करता है, तो जाहिर बात है उसके चांसेस भी ज्यादा होंगे कि उसे डॉग काट सके। तो ट्रेनर्स की या जो कुत्ते पालते हैं उनकी डॉग्स की वैक्सीनेशन भी और ह्यूमन की वैक्सीनेशन भी, दोनों वैक्सीनेशन पहले से हो सकती हैं। असल में होता यह है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मुझे अगर कुत्ता काटेगा तो वो ज्यादातर हो सकता है मेरे पाँव पे काटे, ज्यादातर उसकी लोकेशन यही होती है। लेकिन जो उन्हें पाल रहे हैं या जो उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, तो वो उनके कहीं भी काट सकता है। हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें वो गर्दन पे काट देते हैं। अब खुद अंदाजा लगाओ कि अगर एक जख्म मेरे पाँव पे है, तो उस जख्म में से वायरस जाने में मेरे ब्रेन में लगते हैं 21 दिन। अगर एक जख्म मेरे पाँव में हुआ है, इसका मतलब कुत्ते ने अगर मेरे पाँव में काटा है, तो वो वायरस मेरे भेजे तक कब तक जाएगा? 21 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो मेरी गर्दन पे काट ले, तो मेरी गर्दन से भेजा तो बहुत करीब है, ब्रेन तो बहुत करीब है, अब वो 3 दिन के अंदर ही काम कर देगा। तो हमारे पास सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए 1-2 दिन होते हैं, तो फिर हम काम ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो डॉग डॉग ट्रेनर्स होते हैं या जो कुत्ते पालते हैं, उनकी बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन हम पहले से ही कर देते हैं एहतियातन, क्योंकि उनके पास चांसेस ज्यादा होते हैं काटने के। ठीक है। और उनके वो कहीं भी काट सकता है, गर्दन पे भी काट सकता है, हाथों पे भी काट सकता है। ये जो हमारे पास 21 दिन है ना, ये 21 दिन मैं आपको इस लिहाज से बता रहा हूँ कि अगर वो आपके पाँव पे काटे, अगर आपके पाँव पे काटता है तो उसके उसे पाँव से आपके भेजे तक पहुंचने में तकरीबन 21 दिन लगते हैं। लेकिन अगर वो आपकी गर्दन पे काटेगा तो फिर गर्दन से भेजे में जाने के लिए 21 दिन थोड़ी लगेंगे, फिर तो 2-3 दिन में ही वायरस पहुंच जाएगा। ठीक है। तो जो डॉग ट्रेनर्स होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो कि उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो फिर उनकी वैक्सीनेशन हम पहले से कर देते हैं, क्योंकि बाद में हमें इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें, तो हम पहले से ही कर देते हैं। तो बस फिलहाल यहाँ पे हम आज की क्लास एंड कर रहे हैं, कल फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो फिर आप मुझसे कल की क्लास में पूछ सकते हैं। टोटल 6 बीमारियां थी, जिसमें से 4 मैंने आपको पढ़ा दी हैं, 2 रह गई हैं। ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।